नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। हमारा सीरीज चल रहा था क्लास सिक्स की हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिया था। आज हम अपने तीसरे चैप्टर पे चलेंगे, जिसका नाम है भोजन संग्रह के उत्पादन तक। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। एक बच्ची है जो शायद असम साइड की होगी, फेस से पता चलता है। तो इसका कुछ सवाल है, एक बार इसको देख लेते हैं। आज न्यू अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, ठीक है। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाया था। खाते खाते न्यू को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था। नैनो सोच रही थी कि वहाँ की खाने कितने मसालेदार थे, ठीक है। वह ऐसा क्यों था। अब इसका सवाल इस खाने पे आया कि वहाँ के खाने ऐसे क्यों थे, उतने मसालेदार क्यों थे और हमारे खाने से अलग क्यों था, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर में, देखते हैं कि भोजन संग्रह से क्या क्या सवाल आ सकते हैं और क्या क्या टॉपिक में दिया गया है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको बेहतरीन व्यू मिल पाए। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है, ठीक है। विभिन्न फसलों को उगाने के लिए विभिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। बताया जा रहा है कि जैसे धान की जो खेती होती है उसमें गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी सिर्फ मतलब फसल के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा से नहीं किया है। तो बोला जा रहा है कि अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि स्त्री पुरुष हमेशा से भोजन खुद से नहीं उत्पादित करते थे। कभी कभी मतलब शुरुआती दौर में लोग मतलब नेचर पे ही डिपेंड करते थे कि इस जगह पे ये फल मिल गया जंगल में तो खा लिए, या फिर ये जानवर इस जगह पे मिल गया तो उसका शिकार करके खा लिए। और धीरे धीरे इनके अंदर वो क्षमता आई कि हाँ, हम मतलब भोजन उत्पादन भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। तो मतलब हमेशा से वो उत्पादन नहीं करते थे, बाद में उन्होंने उत्पादन करना सीखा था। खेती और पशुपालन की शुरुआत, ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंडल से टूट कर गिरते हैं और गिरे बीज का अंकुरन और उनसे पौधे का निकलना आदि, ठीक है। अध्याय 2 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा था और इससे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधे की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। बोला जा रहा है कि शुरुआती दौर में लोगों ने एनालाइज किया होगा, लोगों ने ये गौर किया होगा कि
जो जंगली वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो फलित होते हैं, फिर उनसे बीज बनती है, बीज बनते हैं तो फिर बीज वो जमीन पे गिरते हैं और फिर वो एक नया पौधा उससे निर्माण होता है, फिर उससे बीज बनता है। तो इन चीज़ों को पहले के लोगों ने कैप्चर किया होगा, इन चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, और उन बीजों को इकट्ठा करके उन उन लोगों ने खेती का एक तरीके से निर्माण किया होगा। और उसके बीच जो भी मुसीबतें आई होंगी, जैसे जानवरों से बचाना, चिड़ियों से बचाना, इन सभी का देखभाल करते हुए उन्होंने कृषक का रूप धारण किया होगा या कृषक बन गए। ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। बोला जा रहा है कि घर के आसपास इंसान ने चारा रख के इन द सेंस जब वो खेती करने लगे तो खेती के दौरान जो घास फूस होता था उसी चारा बोला जाता है जानवरों का। तो चारा रख के जानवरों को आकर्षित करने लगे। अब जानवर जो घास फूस खाते थे वो इंसान के पास आने लगे कि यहाँ पे हमें पूर्ण रूप में हमारा भोजन मिल जाएगा। तो उस तरीके से जानवर इंसान के पास आने लगे और सबसे पहले जिस जानवर को मनुष्य ने पालतू बनाया था वो कुत्ते का पूर्वज था, यानी कि कुत्ता ही होगा कुत्ते का पूर्वज। तो कुत्ते को ही सबसे पहले इंसानों ने पालतू बनाया और धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने नजदीक आने को निमंत्रण देने लगे और धीरे धीरे ऐसे जानवरों को भी इंसान ने पालतू बनाया और इनकी रक्षा इंसान जंगली जानवरों से, यानी कि मांस खाने वाले जानवरों से सुरक्षा करने लगे। और इस तरीके से धीरे धीरे इंसान कृषक तो बन ही गया था और पशुपालक भी बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंडल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित हो सके। यानी कि ये इंसान बहुत चीज देख रेख करके उनको पालतू बनाता था। जानवरों की अगर बात किया जाए तो, और वहीं पौधों की बात किया जाए तो ऐसे पौधे चुनते थे जो मतलब कुछ सिचुएशंस में जिंदा रह सके और उनकी डंडल जो है वो मजबूत रहे ताकि उनको सुरक्षित करके फिर से अनाज उगाया जा सके। ठीक है, उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। इस दांत को देखने के लिए बोला जा रहा है और इसमें से पहचानने के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा पालतू सूअर का है और कौन से जंगली सूअर का है। तो अक्सर पालतू जानवरों के दांत या सींग छोटे होते गए और जैसे जंगली जानवरों के दांत या सींग बड़े होते गए, क्योंकि इनका जलवायु अलग हो जाता था और इनका रहने सहने का ढंग अलग था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते गए। बसने की प्रक्रिया पूरी
दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले लगभग 12,000 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है और सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ते को, उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। अब बोला जा रहा है एक नवीन जीवन शैली। इस टॉपिक को देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली। अनाज के उपयोग। अनाज के उपयोग होते थे बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में। ठीक है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। बोला जा रहा है कि एक नवीन जीवन शैली तैयार हो रही थी। इस बीच जब इंसान ने जानवरों को पालतू बनाया, जब इंसान कृषक बनते गए, तो इसमें एक नवीन जीवन शैली आरंभ हुई और इसमें लोगों ने क्या किया कि बीज का उपयोग करना शुरू किया और उन बीजों को बोकर उससे कृषि को विकसित किया। और इस दौरान उन्हें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता था कि जैसे बीज बोने के बाद कुछ महीने या कुछ साल में बीज से पौधों का जन्म होता था और उस दौरान काफ़ी लंबे समय इंसान को वहीं रुककर उसका देखभाल करना पड़ता था। खरपतवार जैसे चीज़ों को हटाना पड़ता था, जानवर चिड़ियों से दूर रखना पड़ता था, तब जाके वो अनाज का रूप धारण करता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदे और इस तरीके से अनाज का भंडारण के लिए लोगों ने बड़े बड़े बर्तन बना के अनाज का भंडारण करना शुरू किया, टोकरियां बनाई या फिर जमीन में गड्ढे खोद के उन बीजों को रखा और उसके फर्दर उपयोग के लिए उसे रखना शुरू किया। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बोला जा रहा है कि जानवर एक तरीके से चलता फिरता खाद्य भंडार है हम इंसानों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर गाय जैसी पशुएं हैं तो उनसे हमें दूध प्राप्त हो सकता है, तो दूध भी एक अच्छा स्रोत हो गया हमारे भोजन का। और उसी तरीके से कुछ ऐसे पशु भी होते हैं जिनका हम मांस के रूप में, मीट के रूप में उनका भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से जानवर को हम बोल सकते हैं कि चलता फिरता खाद्य भंडार हम इंसानों के लिए हो सकता है। यह है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। बोला जाता है मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 देखो। तो पृष्ठ 14 जो है हमारे पिछले चैप्टर में था, तो हम पिछला चैप्टर के में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखने के लिए वो पढ़ते हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? ठीक है, पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। नीले रंग का जो वर्ग है यानी कि देखे तो यहाँ मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, चिरांद है, कोल्डिविया है, महागढ़ा है, दारोजली होर्डिंग है, हल्लूर है, पयामपल्ली है। तो ऐसे जगहों पे पुरातत्वविदों को कृषक के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ये जो स्थान दिखाए गए हैं ये कृषकों और पशुपालकों की क्या है, बस्तियां हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहते होंगे या फिर अनाज इकट्ठा करते होंगे। थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ठीक है, इन स्थानों की मतलब पुरातत्वविदों ने जांच की और इनमें देखा कि ये यहाँ पे कौन कौन से नमूने मिले हैं। खुदाई के दौरान बहुत सारी पशुओं की हड्डियां मिली हैं या फिर जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। और जो अवशेष मिले हैं अनाज के, तो पुरातत्वविदों को लगता है कि या तो ये गलती से जल गए होंगे या फिर इनको जानबूझ के जलाए गए होंगे, कि मतलब जलने के बाद कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक रह जाती है, जैसे अनाज कोई भी है तो वो जलने के बाद उसका अवधि बढ़ जाता है, मतलब वो सड़ती गलती नहीं है जलने के बाद। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को की पहचान कर सकते हैं, और जो जले हुए अनाज के दाने हैं उन्हें वैज्ञानिक पहचान कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के दाने हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, और जैसे कि वैज्ञानिक उन हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं जो कि इन जगहों पे मिले हैं कि ये किस जानवर के हैं। ठीक है, नीचे की तालिका में तुम यह जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब ये अनाज और हड्डियाँ इसमें दिखाया गया है और कहाँ कहाँ पे मिले हैं वो दिखाया गया। पढ़ते हैं। गेहूं, जौ, भेड़ बकरी मवेशी, इन सब की ये गेहूं, जौ, भेड़ बकरी मवेशी, इन सब का जो अवशेष मिला है वो मेहरगढ़ में, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ में मिला है जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में ये जगह है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये मिला है कोल्डिहवा में, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, जो कि मिला है महागधा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। महागधा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गेहूं और दलहन मिला है, कहाँ से मिला है तो गुफकराल में, आधुनिक कश्मीर में है। गुफकराल जो है आधुनिक कश्मीर में है। ठीक है, वहां से गेहूं और दलहन। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये मिला है हमारे बुर्जहोम से, जो कि आधुनिक कश्मीर में पड़ेगा। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के अवशेष मिले हैं चिरांद से, जो कि आधुनिक बिहार में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये मिला है हल्लूर से, जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में। हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये मिला है पयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। ये भी जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। अब बहुत सारे जगहों पे अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही जगहों को मार्क किया है, जो बड़े बड़े जगह हैं उन्हें मार्क किया है, और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अस्थाई जीवन की ओर, स्थायी जीवन की ओर देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में जो है, बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में
कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बोला जा रहा है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं जगह जगह से, जैसे कि बुर्ज होम में मिला है, जो कि बुर्ज होम है कश्मीर में। आधुनिक जो कश्मीर नाम है, मतलब कश्मीर में बुर्ज होम है। और वहाँ पे लोग जो है गड्ढे बना के और जमीन के नीचे घर बना के रहते थे। ऐसा लोग क्यों करते होंगे, तो अंदाजा लगाया जाता है कि कश्मीर एक ठंडी जगह है, तो ठंड से बचने के लिए लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते होंगे ताकि ठंड से सुरक्षा मिल सके। ठीक है। और जगह जगह पर आग जलाने के भी जगहें प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि में भी मौसम के अनुसार, अगर मौसम में ज़्यादा ठंडी होती होगी तो लोग घर के अंदर खाना बनाते होंगे, या फिर गर्मी होती होगी तो घर के बाहर खाना बनाते होंगे। इस तरीके से अवशेष मिले हैं। बहुत सारी जगहें से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों में से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। बहुत सारी जगहों पर पत्थरों के औजार मिले हैं जो कि जो हमारी पुरानी पाषाण युग है उससे थोड़ा सा भिन्न है, यानी कि वो नए तरीके के अवशेष, मतलब औजार मिले हैं पत्थरों के, जो कि पूरा पाषाण में नहीं मिला। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वो नवपाषाण युग के पत्थरें होंगी। इनमें वे औजारें भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल अगर देखना चाहें तो इस तरीके से पुराने जमाने के ओखली और मूसल होते थे, जिससे कि अनाज को कूट कर, जैसे उससे उसका खोल निकाल के उस अनाज का उपयोग करने के लिए इसमें अनाज को कूट कर उसको यूज किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग पुराने घरों में अभी भी अनाज कूटने या पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। ये कुछ पुराने औजार, पत्थरों के औजार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे अवशेष पौधे उगाए जा सकते थे। जैसे कि अब लोग बर्तनों का उपयोग करने लगे थे। धीरे धीरे लोग बर्तन में पहले संग्रह करते थे और धीरे धीरे लोग बर्तन में खाना बनाने लगे थे। और इसी तरीके से कपड़ों का भी धीरे धीरे लोगों ने यूज करना शुरू किया और इस बीच उन्होंने कपास की खेती वगैरह भी आरंभ की, जिससे कि हमें रुई की प्राप्ति होती है और उससे लोग कपड़े बनाते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? बोला जा रहा है क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ होंगे? ऐसी बात नहीं है कि हर जगह एक जैसा ही परिवर्तन आया होगा। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने
हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत जगह ऐसा था कि लोग मौसम के मुताबिक भी अपना जीविका बदल बदल के चलाते थे कि हाँ, अब इस मौसम में हम ऐसे तरीके से संग्रह करेंगे या फिर ये खेती करेंगे। उस तरीके से लोग अदल बदल के काम किया करते थे। अन्य रीति रिवाज भी पुरातत्वविदों बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। देखें, जनजाति में देखें, प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। से छोटे छोटे जो समूह होते हैं परिवार के, वो मिलकर एक साथ रहते थे और उस समूह को धीरे धीरे जनजाति का नाम दिया गया। ठीक है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे क्या करते थे कि बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। चिड़िया और जानवर और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं, तो बच्चों का काम हो जाता था। और महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती है। महिलाएं जो है फसल दाव कर अनाज कूटती या पीसती रहती थी। और पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंडों को चराते थे। यह जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। और उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बनाने, औजार तथा झोपड़ियां बनाने के काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। अब इस जनजाति में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, तो उनमें से कुछ व्यक्तियों को एक प्रतिष्ठित उपाधि दे दी जाती थी या फिर नेता बना दिया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। जो नेता बनता था वो या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति हो गया या फिर कोई नौजवान योद्धा हो गया या फिर कोई भी पुरोहित है, उसको नेता बनाया दिया जाता था। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। ठीक है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता भी होते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होता है। और इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे भी पढ़ोगे। आगे चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण का मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु क्या सीन था, कैसे था मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु का। बोला जा रहा है कि मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ पहले ढूंढ लेते हैं। तो मेहरगढ़ देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे है हमारा मेहरगढ़, ये जो है यहाँ पे है। ठीक है। यह ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। बोलन दर्रा, तो एक बस ओवरव्यू के लिए देख लेते हैं बोलन दर्रा क्या होता है, कहाँ पे है। तो
इस जगह को, ये जो है इस जगह को बुलंद दर्रा कहा जा सकता है। और मानचित्र में देखेंगे तो मेहरगढ़ भी लगभग यही है, इसी जगह पे, तो इसी जगह पे बुलंद दर्रा है। ठीक है, तो हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाने में भेड़ बकरी पालन सीखा था। जौ गेहूं उगाया सबसे पहला जगह जो है मेहरगढ़ में, और यहीं पे भेड़ बकरी पालन भी सीखा, मतलब सबसे पहले यहीं पे मेहरगढ़ में ही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों के विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। ठीक है, सुअर तथा हिरन जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी यहाँ से मेहरगढ़ से मिली है। उसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियां की हड्डियां ज़्यादा मिली है। ठीक है, उस सबसे ऊपर के स्तर में सुअर और हिरन की हड्डी मिली, उसके बाद के स्तर में भेड़ और बकरी की हड्डी मिली, उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। ऐसा पता चलता है कि ये मवेशियों को पालते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के रूप में आते होंगे। मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार घर मिले हैं, जिसमें 4 या 4 से अधिक कमरे होते थे। उसमें से कुछ एक आध घर भंडारण के उपयोग में किया जाता रहा होगा, कि वहाँ पे उस घर में, उस रूम में अनाज का भंडार होता होगा, जैसे कि आज के भी युग में हम लोग करते हैं। पहले और बाद के स्तर का क्या मतलब है? हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि हम पहले के स्तर में हमें हिरन तथा सुअर मिले हैं, उसके बाद के स्तर में हम लोगों को भेड़ बकरियां मिली हैं। तो ये क्या है पहले और बाद का स्तर, वो देखते हैं। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से स्तर बाद के हैं? ठीक है, इस चित्र में देखो। ठीक है, इस चित्र में देखो, ये जो चित्र है, ये इस चित्र में मान लो कि लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया होगा। सबसे पहले लोग आए होंगे और इस समतल भूमि, मतलब ये स्तर 4 पे रहना शुरू किया होगा। ठीक है, यह स्तर 4 पे सबसे पहले मनुष्य रहना शुरू किया होगा। ठीक है, आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते हैं। ठीक है, टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे क्या होती है, ऊंची होने लगती है, और फिर सैकड़ों सालों बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, और उसके बाद का स्तर बाद के युगों के होते हैं। उसी ऊपरी तथा निचली तथा आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। बोले जरा स्तर क्या होते हैं? तो स्तर जैसे मनुष्य सबसे पहले इस स्तर पे आया होगा, इस पे रहा होगा, फिर उसके घर बर्बाद होंगे, टूटे होंगे, फूटे होंगे। फिर मनुष्य की प्रवृत्ति ये है कि ज़्यादातर केस में इंसान अपना जगह चेंज करना नहीं चाहता है, फिर उसी जगह पे एक नए तरीके से निर्माण करता है और घर बनाता है। तो उसके बाद के स्तर ये रहे होंगे कि हाँ चलो अब इस पे घर बना दिए, तो जाहिर सी बात है इस पे घर टूट गया, फूट गया, फिर इसके ऊपर ही जब बनाने जाएंगे तो ये जमीन जो है धीरे धीरे ऊंची होती जाएगी। उसी जगह के यूज करते जाएंगे तो ये ऊंची होती जाएगी। तो पुराने लोग जो होंगे वो स्तर 4 में रहे होंगे, फिर उससे जो नए होंगे वो स्तर 3 में, फिर स्तर 2 में, फिर स्तर 1 में। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि हाँ सबसे पुरातन, सबसे पुराना क्या चलता था और अभी क्या चलता है। ठीक है, इस तरीके से स्तरों से भी हम जान सकते हैं कि सबसे पुराना माहौल कैसा था और अभी का माहौल क्या है, उसके हिसाब से। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था
है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होते हैं, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्र मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतकों को खाने के लिए रखा गया होगा। मृत्यु के बाद दफनाने के वक्त लोगों को सम्मान दिया जाता था और ऐसे लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी एक अलग तरीके की जीवन होती है और उस जीवन को जीने के लिए उसके सम्मान के रूप में कुछ कब्रों में उस मृतक के लिए कुछ कुछ चीजें रख दी जाती थी, जैसे कि एक कब्र से हमें उस मृतक के खाने के लिए बकरी के अवशेष भी मिले हैं उसी के कब्र से, तो ये दर्शाता है। दाओजली होर्डिंग, मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाओजली होर्डिंग ढूंढो। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 में दाओजली होर्डिंग इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ढूंढ लिया दाओजली होर्डिंग, ठीक है। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की घाटी पे के पहाड़ी पर है दाओजली होर्डिंग, ठीक है। यहाँ खरल और मुरल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काष्ठास्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है और औजार और बर्तन भी इस दाओजली होर्डिंग से मिले हैं। अन्यत्र में देखो कि एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। चताल युग एक जगह है जो कि तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपिया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या फिर जानवरों के पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। अब ये सारा क्वेश्चन सेशन आ गया, तो इसे आप स्वयं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 भी समाप्त हो गया। अब नए सेशन में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।